हुकूमत और अपोजिशन की माजराई किसी हद तक मदम तो हो चुकी है, लेकिन सेनेट इंतखाबात से पहले सियासी हलचल थमने का नाम नहीं ले रही। एक जानिब PDM का इत्तेहाद है जिसमें हिकमत अमली के अख्तिलाफ तो शुरू दिन से नजर आया, लेकिन अब ये अख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। बज़ाहिर अपोजिशन की बड़ी जमातें अपने अपने रस्तों का तयन कर चुकी हैं, इसीलिए आज अचानक 3 बड़ों मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान राब्तों में तेजी आई, जिसमें पीपल्स पार्टी की अदम एतमाद की तहरीक समेत सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने पर भी बात हुई, लेकिन अभी तक कुछ तय नहीं हो पाया और ना ही PDM की तमाम जमातें एक पेज पर नजर आ रही हैं। आसिफ जरदारी तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ तो दे चुके हैं, लेकिन नून लीग के बाद मौलाना फजल रहमान भी इस ऑप्शन का कोई फायदा नहीं देख रहे, जिसका आज उन्होंने खुलकर इजहार भी किया। और इसकी बुनियादी वजह अपोजिशन अराकीन की पार्लियामेंट में नंबर गेम है, जो पहले भी अपोजिशन के खिलाफ गई, अपने ही अराकीन ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन क्या PDM सेनेट इंतखाबात में बतौर इत्तेहाद हिस्सा लेकर हुकूमत को टफ टाइम दे सकती है और नंबर गेम में कोई सरप्राइज दे सकती है? इसका सारा दारोमदार सूबाई असम्बलियों में इस वक्त होने वाली सियासी हलचल पर है। कौन किसका साथ देगा, ये बड़ा अहम सवाल है। अभी से राब्ते शुरू हो चुके हैं। पंजाब में नून लीग के चंद नाराज अराकीन हुकूमत से पहले भी राब्ते में थे, लेकिन आज नून लीग के MPA निशात डार ने बाज़ाब्ता तौर पर PTI के साथ देने का ऐलान कर दिया। लेकिन पंजाब में ही तहरीक इंसाफ को जो है खुद बड़ी मुश्किल का सामना है, जहां पार्टी के 30 के करीब अराकीन असम्बली को वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से गिले शिकवे हैं कि वो उनके काम नहीं कर रहे। PTI के नाराज MPA ख्वाजा दाऊद सुलेमानी का दावा यह है कि उनके साथ कम अज़ कम 3 अराकीन असम्बली शामिल हैं जो कि नाराज हैं। वो आज स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से भी मिले। ऐसे में क्या हुकूमत को सेनेट इंतखाबात में कोई सरप्राइज मिल सकता है, या फिर सेनेट इलेक्शन से पहले हुकूमती अराकीन तरक्याती कामों के लिए सिर्फ दबाव जो है वो डाल रहे हैं? इसी पर बात करेंगे। पंजाब असम्बली के PTI के MPA ख्वाजा दाऊद सुलेमानी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कि एक नुक्ता नज़र यह भी है कि उस्मान बुज़दार साहब आपका नाम लेकर कह रहे हैं कि आप ब्लैकमेलरों का एक ग्रुप आपने बनाया हुआ है। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वहां पर तारीख साज करप्शन पंजाब में हो रही है, आपके काम नहीं हो रहे, ये मामला क्या है, आपसे सुनना चाहेंगे। सर जी, बात यह है कि हम अगर ब्लैकमेल ग्रुप हैं तो मैंने उनसे मांगा क्या, मुझे बताएं। मेरे साथ टीवी पे बैठ के कुरान पे हाथ रख के बात करते हैं, है ना भाईजान। और इमरान खान को ये जाके यही कहता है, ये इसने तो PTI का कबाड़ा कर दिया है पंजाब में। ठीक है ना भाईजान। मेरा ना इनसे कोई पर्सनैलिटी क्लैश है, ना मेरा इससे कोई मुतालबा है। ठीक है ना भाईजान। इसको अगर इतनी अपनी शराफत पे वो है, आ जाए टीवी प्रोग्राम में, सर आगे कुरान रख लेंगे, हाथ रख के बात करेंगे, या चले मेरे साथ इमरान खान के पास। ये तो उधर जाके इतना ख्वाजा साहब, लेकिन ये तो यहाँ पर तो ये कहा जाता है कि ज़बरदस्त वहाँ पर काम हो रहे हैं, करप्शन उन्होंने ख़त्म कर दी है और उस्मान बुज़दार को वो इसलिए नहीं हटा रहे, हर जगह उनकी तारीफ़ें हो रही हैं। तो फिर आपको क्या मसला है उस्मान बुज़दार से? मेरी बात सुने। बात ये है कि हमारा इमरान खान से कोई गिला नहीं है। असल बात ये है कि इमरान खान जरा चेक तो करा ले, जो टीम भेजता है उसे हमें उनके साथ लगा दे, हम ले जाएंगे उनको। इधर से रिकॉर्ड ले लेंगे पंजाब से ना, जहां जहां डेवलपमेंट हुई है उधर हमारे हलके में, उधर जाके चेक कर लेंगे। ये तो उसी जगह पे थोड़ा सा काम कर रहे हैं, थोड़ा सा दिखाने के लिए, जहां रोज कोई आती है। ठीक है ना। और ये हमारी जो सीट है ना DG खां की, जोग्राफियाई तौर पे सबकी एक जैसी पोजीशन है। ये नहीं है कि 86 जो है ना वो अनडेवलपमेंट है, 85 से लेकर 192 तक DG खां की 8 सीटें हैं। सबकी जोग्राफी पोजीशन एक है। मगरब की तरफ पहाड़ है, उसके नीचे सेटल एरिया है, उसके नीचे बेट का इलाका है। भाईजान, इनसे तो मेरे ख्याल में पूरी पंजाब असम्बली नाराज हैं, पूरे मिनिस्टर नाराज हैं, मुशीर वगैरह नाराज हैं। हम ब्लैकमेलर हैं ना, वो भी ब्लैकमेलर हैं। तो ये ख्वाजा साहब, तो पंजाब आप कह रहे हैं उन्होंने कबाड़ा कर दिए, क्या हुआ पंजाब में? हमें तो यही कहा जा रहा है कि पंजाब में तरक्की हो रही है, करप्शन खत्म हो गई है, कबाड़ा कैसे कर दिया उस्मान बुज़दार ने? मैं इमरान खान से अपील करता हूँ, टीम बना के भेज दे, चेक कर ले। ठीक है ना जी। देखो जी, आखिर मैं इसका तजवीज़ कुनिंदा था, तायद कुनिंदा था, और जो हल्के से ये इलेक्शन लड़ रहा है, ये ऐसे समझ लें अपना 88 से मेरा हल्का था, 90 में मेरा हल्का था, सारा मेरा हल्का था।
3 बार इसका वाले साहब बना है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं उसने कौन सी तरक्की की है, क्या इलाके की उसने तरक्की की है तो जो ये करेगा। खालिद साहब ये बताएं, आपने परवेज इलाही साहब से भी मुलाकात आज की, तो क्या यकीन दहानी आपको कराई गई है? क्या सेनेट में आप पीटीआई का साथ देंगे और आपके साथ कितने लोग हैं टोटल? बताया ये जा रहा है 30 के पीएस जो हैं उनका वही नुक्ता नजर है जो आपका है। क्या पार्लियामेंट का ग्रुप है वो है, और दूसरे हम ख्याल भी हमारे साथ हैं, तकरीबन 15 से 30 लोग हम हैं। ठीक है ना भाई। चौधरी परवेज इलाही साहब ने हमारी पहले सुलह कराई थी तकरीबन 8-9 माह पहले, वही बात मैं उनको याद कराने गया। ठीक है ना जी। अब चौधरी साहब के पास सारी बातें हैं, मेरा ख्याल है चौधरी साहब भी इसके बारे में ज्यादा वजाहत करेंगे। बाकी ये ब्लैकमेलिंग वाला ग्रुप है तो हमने क्या मांगा इनसे? नहीं तो सेनेट में ख्वाजा साहब क्या हिकमत अमली आपकी होगी? आप पीटीआई का भरपूर साथ देंगे, उस्मान बुज़दार के कैंडिडेट्स का भरपूर साथ देंगे? सर जी उस्मान बुज़दार को मैं पीटीआई का तो समझता ही नहीं हूँ। तो वो सीएम है आपके ख्वाजा साहब। देखिए जी वो तो महाज से आया था, सूबे महाज का आदमी है वो। दूसरी बात यह, इसने 19 तारीख को सहीवाल में एक प्रोग्राम करने के लिए गया था, वहां का रिकॉर्ड निकलवा लें। इसने वहां तकरीबन 1,35-40 लाख खर्च किया। जो मेहमान इसने बुलाए होते किसी का पीटीआई से ताल्लुक है नहीं। लेकिन खालिद साहब आप क्या करेंगे? हिकमत अमली आपकी क्या होगी? सेनेट में इनके उम्मीदवारों के खिलाफ वोट देंगे? ये जो 30 लोग हैं हम ख्याल जो आप कह रहे हैं, बात सुन ले भाईजान। हमारा पहला मुतालबा यह है कि इमरान खान हमें टाइम दे दें। ठीक, हमारे बात सुन लें, उस पर इंक्वायरी टीम बना दें। अगर खान साहब के पास टाइम नहीं है, ठीक है ना जी, फिर हम अपना कैंडिडेट देंगे। ये सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन हमारा ये है कि हम वोट देने नहीं जाएंगे। क्यों हम बदनाम हो कि किसी जमात से भी पैसे लिए हैं या किसी जमात को इन्होंने वोट दिया है। थर्ड ऑप्शन ये है हमारा कि हम इस्तीफे दे देंगे। ये हमारी मीटिंग होनी है ग्रुप की, ठीक, उसमें जो फैसला होगा वो हम करेंगे। ठीक। अच्छा ख्वाजा साहब, जो उस्मान बुज़दार की चॉइस थी काफ़ी उस पर तनकीद हुई, लेकिन ये कहा गया कि वो जहाँ से उनका ताल्लुक है बड़ा दूर दराज एक इलाका है, गैर तरक्की याफ्ती इलाका है, तो उसके लिए भी बेहतर है, जनूबी पंजाब के लिए भी। लेकिन आप खुश नहीं नज़र आ रहे। आप समझते हैं कि कोई बेहतर चॉइस हो सकती थी पंजाब के सीएम के लिए? सर जी पंजाब के सीएम के लिए किसी मजबूत और तजर्बेकार आदमी की जरूरत थी। ये तो ना तजर्बेकार है सर जी। एक अनाड़ी को आप बिठा दें गाड़ी में तो सवारियों को उसमें डाल दें तो उसे कहें गाड़ी चलाओ, क्या होगा? आप बता दें क्या होगा मेरे भाई? नहीं उसका तो वो एक्सीडेंट ही होगा। लेकिन खान साहब तो समझते हैं कि वो ठीक ठाक ड्राइवर हैं, अनाड़ी तो नहीं है उस्मान बुज़दार, इसीलिए उसे चेंज ही नहीं कर रहे। एक्सीडेंट हो गए हैं, कितने हमारे आईजी बदल गए, कितने हमारे चीफ सेक्रेटरी बदल गए हैं, और डीजी खां का कोई शरीफ आदमी कमिश्नर लगने के लिए तैयार नहीं, कोई आरपीओ लगने के लिए तैयार नहीं, कोई वहां डीसी लगने के लिए। जरा रिकॉर्ड तो चेक कराएं, कितने आरपीओ तब्दील हुए हैं, कितने कमिश्नर तब्दील हुए हैं। लेकिन ख्वाजा साहब ये जो बड़ी सीरियस बातें ये तो पिछले 2.5 सालों में हुई हैं, तो क्या वहां पे शहबाज गिल साहब मौजूद थे? आप उनसे राब्ता करके कह दें कि जी खान साहब को ये सारी बातें कर दें जो पंजाब में हो रहा है। वो कहा है गिल साहब तो इधर हमारे यहाँ रह के गए हैं, उनको तो पता है इसमें 8 कलम में क्या कुछ होता है, सब कुछ वो जानते हैं गिल साहब। यही तो मैं कहा हूँ, गिल साहब से मैंने अभी रिक्वेस्ट किया है, आप अर्दुल गुल वाला ड्रामा देख ले, कम से कम इमरान खान के अगर आप सिपाही हैं तो उनको पूरी बात तो बताओ, नहीं तो हमारी मुलाकात कराएं, हम बताएंगे। ठीक, चलो ठीक। ये ख्वाजा साहब आखिरी सवाल आपसे, इन 2.5 सालों में पंजाब में करप्शन खत्म हो चुकी है? सर जी बिल्कुल एक पैसा खत्म नहीं हुई, बढ़ गई है। कौन खत्म हुई है? इसी को बिठा दे मेरे साथ, मैं टीवी पे आपके प्रोग्राम में बताऊंगा क्या क्या करप्शन हुई है। ये साथ बैठाओ।
ख्वाजा दाऊद सुलेमानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अहम रुकन हैं पीटीआई के और ख़ुद तजवीज़ कुनंदा भी थे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के, और वो ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास 15 और 30 के दरमियान MPAs मौजूद हैं, जो कि अगर खान साहब से मुलाकात ना हुई तो अपना सेनेट का उम्मीदवार नामजद करेंगे। वो भी ना हुआ तो वो इस्तीफ़े भी दे सकते हैं पंजाब असम्बली से, और उनके राब्ते भी होंगे, जाहिर बात है अपोजिशन भी उनसे राब्ते कर रही होगी। तो ये बड़े संगीन मामलात हैं पीटीआई के लिए पंजाब में, और खान साहब को बड़ा जल्दी इसको हैंडल करना पड़ेगा। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात का मामला आगे बढ़ रहा है। बरतानवी अदालत में पाकिस्तान को भारी जुर्माने के बाद होने वाले इंकशाफात पर हुकूमत इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला कर चुकी है, जिसका बाकायदा मंजूरी जिसकी आज वफाकी काबीना दे चुकी है। लेकिन इस इंक्वायरी कमीशन का सरबरा कौन होगा और यह कमीशन क्या करेगा, यह मामलात शुरू दिन से तनाजात की जिद में है। हुकूमत जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख का नाम फाइनल कर चुकी है। ओपोजिशन एतराज कर रही है कि अजमत सईद खुद उस वक्त नैब का हिस्सा थे जब नैब और ब्रॉडशीट के दरमियान यह मुआहदा हुआ, लेकिन इमरान खान इस नाम पर डट चुके हैं। आज वफाकी काबीना में वज़ीर आज़म ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख को इस इंक्वायरी कमीशन के सरबरा की हैसियत से मौजू तरीन शख्स करार दिया। अहम बात यह है कि इस इंक्वायरी कमीशन का दायरा कार वसी करने की खबरें भी चल रही हैं। जराए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से इंक्वायरी कमीशन को यह जिम्मेदारी भी दी गई है कि हुदैबिया पेपर मिल और सरे महल की भी असर नो तहकीकात करे, जिसके बाद सवाल यह उठ रहा है कि क्या ब्रॉडशीट के मामले की तहकीकात को हुकूमत एक बार फिर खुद मुतनाज़ा बना रही है। क्या इन तहकीकात से हुकूमत अपने इस बयानिए को तकवीयत पहुंचाना चाहती है, जिसके तहत अब तक हर गलती की जिम्मेदारी माजी की हुकूमतों की मुबैना करप्शन को करार दिया जाता है। अहम सवाल यह है कि हुकूमत की तहकीकात अपनी जगह, अब तक कितना लूटा हुआ पैसा वापस आया पाकिस्तान में, नैब ने कितने केसेस में सजा दिलवाई। द न्यूज़ की खबर के मुताबिक 2015 से अब तक 180 मेगा करप्शन केसेस में से नैब सिर्फ 7 में सजा दिलवा सकी है। होना तो यह चाहिए था कि तहरीक इंसाफ के दावों के मुताबिक कम अज कम उनके दौर में एहतसाब केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाता, लेकिन हो यह रहा है कि मुल्क को जो है नैब की माजी की गलतियों की भी भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है। ब्रॉडशीट केस में होने वाली सजा के नतीजे में मुल्क को 4.5 अरब रुपए से ज्यादा का धचका लग चुका है। इसी पर आज वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म ने आलमी अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात में इल्तिबा का भी नोटिस लिया और तमाम मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली हैं। वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और श्री मज़ारी ने भी ये नुक्ता उठाया कि पाकिस्तान आलमी अदालतों में केसेस की पैरवी पर खतीर रकम खर्च कर रहा है, भारी अदायगियाँ की जा रही हैं, लेकिन फिर भी केसेस जीत नहीं पा रहे हम। जिस पर इमरान खान ने सवाल किया कि हुकूमत को बताया जाए कि ये केसेस किस दौर में हुए, अब तक वकला को कितने पैसे दिए गए, जिसके जवाब में मालूम हुआ कि पाकिस्तान गुज़श्ता चंद सालों में $300 मिलियन बैनुल-अक़वामी अदालतों में केसेस की पैरवी पर खर्च कर चुका है। सिर्फ मुत्तहिदा के बानी के केसेस पर जो है तकरीबन 13 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे वज़ीर आज़म के मामसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल साहब से, जिनसे काबीना में F9 पार्क पर होने वाली बहस समेत अहम फैसलों पर भी बात होगी। पहले तो ये बताइएगा, ब्रॉडशीट पर जो कमीशन इंक्वायरी कमीशन बन चुका है उसका स्कोप क्या होगा। सुनने में ये आ रहा है कि वो ब्रॉडशीट के अलावा सिरे जो पैलेस है उसकी भी कोई छानबीन होनी है, और फिर हुदैबिया पेपर मिल का जो केस है उसकी भी होनी है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन आपसे करना चाहेंगे कि वाकई ऐसा होगा या सिर्फ ब्रॉडशीट तक महदूद रहेगा ये कमीशन। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए अभी वो कैबिनेट में डिस्कस हुआ है, कैबिनेट के मिनट्स जब आ जाते हैं तो सारी डिटेल्स आप सबके सामने आ जाएंगी। मैं क्योंकि कानूनी माहिर नहीं हूँ, इसलिए किन चीज़ों को वो कर सकता है किन को नहीं, इस पर तो मैं बात नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि वो ब्रॉडशीट और इस तरह के रेलेवेंट जितने भी चीजें हुई हैं पाकिस्तान में, जिनको दबाया गया है, जिनको अवाम से पोशीदा रखा गया है, क्योंकि इमरान खान का हमेशा कौम से वादा है कि वो चीजों को ट्रांसपेरेंट करेंगे, लोगों के सामने रखेंगे। जो सच है वो जितना मर्जी बदसूरत है या खूबसूरत है, वो सच जो है वो अवाम के सामने रखा जाएगा। वो भले आपके सामने शुगर कमीशन था, भले जो भी चीजें थी इमरान खान ने उनको इन्वेस्टिगेट करा के सबके सामने उन चीजों को रखा है। और इसमें भी ब्रॉडशीट में ये बड़ा वाजे हुआ है कि नवाज शरीफ, उनकी बेटी, ये तमाम लोग जब यहाँ गवर्नमेंट में बैठे थे, अपने अटॉर्नी जनरल, अपने वकला को इन्होंने वहां भेज के गलत बयानात भी दिए, इस सारे मसले को दबाया। इवन जब पनामा लीक्स चल रहा था यहाँ पर, तो उस वक्त भी ये इस केस को लंदन के अंदर जो कोर्ट में चल रहा था उसको इन्होंने खुफिया रखा यहाँ से,
और यहाँ से पाकिस्तानी इदारों के जो अटॉर्नी जनरल का ऑफिस था उस टाइम का और वकला थे, उनके थ्रू इस केस को मैनेज करवाया। हम चाहते हैं कि तमाम हकाइक अवाम के सामने आए, अवाम को पता चले। और डॉक्टर साहब आने भी चाहिए। देखिए अब ये इंक्वायरी कमीशन बन चुका है तो अवाम के सामने सच और झूठ जो है वो बिल्कुल स्याह सफेद में आ जाना चाहिए। लेकिन जिनको सरबराह बनाया गया है वो काफी कंट्रोवर्सीज जनरेट हो रही हैं। जो बैलेंस सहाफी हैं, या सिर्फ नून लीग की बात नहीं कर रहा, बाकी जमातें भी कह रही हैं कि चूंकि जस्टिस अजमत सईद शेख साहब जो हैं वो नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर रह चुके हैं इसी टेन्योर में 2000 से 2001 तक, जब ये मुआहदा साइन हो रहा था ब्रॉडशीट के साथ। तो ये सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। तो वो खुद अपनी तहकीकात कैसे कर सकते हैं? जब वो मुआहदा हुआ था तो वो नैब में बैठे हुए थे, ये सारे मामला डील कर रहे थे। देखिए, दो बातें हैं ज़हन में रखिए। एक तो जो शेख अजमत सईद हैं वो एक पाकिस्तान के मंजे हुए ना सिर्फ जज हैं बल्कि बड़े ही प्रोफेशनल वकील हैं। पाकिस्तान के चंद जो ऐसे वकला जिनकी साख पे कोई उंगली नहीं उठाता प्रोफेशनलिज्म के ऊपर, वो वकील थे और उसके बाद वो जज बने। और उनका जो सारा करियर है वो लोगों के सामने, एक भी कंट्रोवर्सी उनके करियर के ऊपर नहीं है। कभी किसी ने उनके बारे में किसी किस्म की जो बदगुमानी का इजहार आज के दिन से पहले नहीं किया। अगर तो जस्टिस शेख जो थे वो इतने बुरे थे तो फिर पहले भी बदगुमानी उनके खिलाफ होनी चाहिए थी। जब वो जज थे तो डॉक्टर साहब हुई थी, वो तो देखिए पनामा वर्डिक्ट से पहले भी जेआईटी कैसे बनी, व्हाट्सएप का जो मामला था, एक सेकंड, ये सारे एतराजात रेज हो चुके हैं ऑलरेडी। नहीं, वो दोबारा वो तभी रेज हुए ना जब किसी का एहतसाब होने लगा। वो तो इस मुल्क में पुराना काम है, जिसका एहतसाब होगा वो कहेगा मेरे साथ इंतकाम है। मैं शरीफ फैमिली के अलावा बात कर रहा हूँ, मैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इनके अलावा कह रहा हूँ। ये तो हर एक आप उनका इंटरव्यू कर लें, वो आपको लफाफा कह देंगे अगर आप उनसे सख्त सवाल पूछ लेंगे तो। वो तो सबके साथ ऐसा ही करेंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, आम पाकिस्तानी की, कि क्या उससे पहले किसी जर्नलिस्ट ने उनपे इस केस से पहले उनपे कोई सवालात उठाए थे? नंबर 1। नंबर 2, वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नहीं रहे नैब के, वो एक प्रोफेशनल वकील थे और एज अ वकील नैब ने उनकी खिदमत ली हुई थी जो बहुत सारे और वकला। सर डॉक्टर साहब 2000 से 2001 तक वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रहे हैं, फिर 2001 से उन्हें स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात किया गया अटक किले के लिए और पिंडी के मुकदमात के लिए। जी, स्पेशल प्रोसिक्यूटर वो बिल्कुल रहे हैं जो एक प्रोफेशनल वकला होते हैं, वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर बिल्कुल रहे हैं और एक प्रोफेशनल वकील की तरह उन्होंने अपनी तमाम जो खिदमात हैं वो सरंजाम दी हैं। उसके बाद वो एक बड़े ही बेहतर जज रहे हैं। अब हम जिसको भी नॉमिनेट करेंगे, क्योंकि इसमें इनकी चोरी सामने आनी है, ये शोर मचाएंगे। जज साहब को इंक्वायरी कर लेने दें, दूध का दूध पानी का पानी हो लेने दें। जज साहब रात को दिन और दिन को रात नहीं बना सकते। आज भी मैं इनको चैलेंज करता हूं, पनामा में अगर इनके पास ट्रस्ट डीड है, अगर ये अपनी खरीदारी की रसीद दिखा सकते हैं तो आज ले आए, तमाम जजेस झूठे साबित हो जाएंगे। ये डॉक्टर साहब हम देखें उस पे तो नहीं जा रहे ना। मेरा सवाल सिंपल सा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात है। वो नैब में थे जब ब्रॉडशीट वाला मामला, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा था। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। ये तो कैसे नहीं होता सर? अगर फॉर एग्जांपल अगर ये हो कि जी वो किसी ना किसी सूरत उनकी भी गलती है अजमत सईद शेख साहब की, तो क्या वो खुद को भी मोरद इल्जाम ठहरा देंगे कमीशन में? नहीं, उनकी गलती किस तरह से इसमें होगी? ये नैब के जिन लोगों ने साइन किया, अगर उसमें शेख अजमत सईद साहब हैं तो फिर तो आप कह दें उनकी गलती है। नहीं सर, साइन तो एक बंदा करता है ना, लेकिन टीम होती है ना डॉक्टर साहब, इससे डील करने के लिए टीम होती है, वो उस टीम का हिस्सा थे। जब भी आप किसी को कोई भी ड्यूटी असाइन करते हैं, किसी भी चीज का हेड बनाते हैं, वो कमीशन है, इन्वेस्टिगेशन है, तो उसको उसका कुछ पता होगा तो इन्वेस्टिगेट होगा ना। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी खलाई प्रोग्राम का किसी को अगर इंचार्ज बनाते हैं इन्वेस्टिगेट करने के, वो क्यों नाकाम हुआ, तो आप उसी चीज के एक्सपर्ट को बनाएंगे ना। या अगर कोई किसी की डेड बॉडी पड़ी और लेकिन डॉक्टर साहब कभी उस बंदे को नहीं बनाएंगे जो उस खलाई प्रोग्राम में शामिल हो खुद। मेरा सिंपल सा सवाल ये है, मैं नवाज शरीफ के इल्जामात पे नहीं जा रहा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नहीं, मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। बिल्कुल हाँ, अगर तो वो इस केस में इन्वॉल्व थे, अगर उन्होंने इस केस को बंद करने में साइन किए, खोलने में साइन किए, फिर आपकी बात ठीक है। वो इन्वॉल्व नहीं थे। नैब एक इदारा है, उसके साथ वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते रहे। ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट में सारे केसेस जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जज तो बाद में कभी भी कोई किसी कमीशन को हेड नहीं कर सकते, क्योंकि तमाम केसेस जाके सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड होते हैं। तो ये शैलो एक्सक्यूज है, ये सिर्फ उन चोरों का एक्सक्यूज है जो भागना चाहते हैं
एक खोखला एक्सक्यूज देकर, एक खोखला बहाना बनाकर कि वो अजमत सईद साहब जो हैं वो बेहतर फैसला नहीं करेंगे। दूध का दूध पानी का पानी अवाम के सामने रख देंगे। उन्होंने कौन सा फांसी लगा देनी है कमीशन ने तो फैक्ट्स फाइंड करके सामने रखने हैं। फैक्ट्स अदरवाइज होंगे ये आपको दे दें। हम आज दोबारा कह रहे हैं, कतरी खत की जगह पे अगर किसी किस्म की कोई गांव में भी एक मरला जमीन खरीदता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट होते हैं खरीदारी के। अच्छा ठीक, अच्छा इस कमीशन में डॉक्टर साहब नवाज शरीफ के अलावा, नवाज शरीफ की फैमिली के अलावा इस कमीशन या उनकी गवर्नमेंट अगर उसमें किसी ना किसी तरह मुलव्वस हुई, उनको सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए। जनरल मुशर्रफ साहब का क्या करेंगे अगर किसी ना किसी तरह मुलव्वस हुए, उनके दौर में मुआहदा साइन हुआ, उनके दौर में खत्म हुआ, वो उनको लाएंगे, फिर उनका भी ट्रायल होगा? कानून सबके लिए है, कानून सब पे इंप्लीमेंट होगा, वो कोई भी हो। ठीक, अच्छा ये बताइए पंजाब की तरफ बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। आज आपके एक MPA ख्वाजा दाऊद सुलेमानी साहब ने कुछ अर्ज किया, काफ़ी उन्होंने नदीम मलिक साहब के शो में भी और हमारे साथ भी वो मौजूद थे। ज़रा मैं आपको एक क्लिप सुनवाता हूँ, इस पर आपका जवाब लेते हैं। वो कहा है गिल साहब तो इधर हमारे यहाँ रह के गए हैं, उनको तो पता है इसमें 8 कलम में क्या कुछ होता है, सब कुछ वो जानते हैं गिल साहब। यही तो मैं कहा हूँ, गिल साहब से मैंने अभी रिक्वेस्ट किया है, आप अर्तुल गुल वाला ड्रामा देख ले, कम से कम इमरान खान के अगर आप सिपाही हैं तो उनको पूरी बात तो बताओ, नहीं तो हमारी मुलाकात कराएं, हम बताएंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आप खुद पंजाब में रह चुके हैं और आज आपके अपने MPA ये कह रहे हैं कि आपको सब कुछ पता है पंजाब में जो हो रहा है, और इन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए कि तारीख साज करप्शन हो रही है पंजाब में और उस्मान बुज़दार अहल ही नहीं थे इस सूबे को चलाने के लिए। ये बड़ा, और वो दावा कर रहे हैं कि उनके पास 15 से 20-30 MPAs मौजूद हैं जो यही सोच रखते हैं। देखिए, दो बातें ध्यान में रखिए कि ख्वाजा साहब और बुज़दार साहब एक ही इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। तौसा जो तहसील है उसी के साथ साथ दोनों के हलके हैं। आप मेरे से ज्यादा अच्छा समझते हैं कि लोकल राइवलरीज होती है, लोकल कॉम्पिटिशंस होते हैं, लोकल सियासत होती है। वो ख्वाजा साहब मोहतरम है हमारे लिए, लेकिन वो जो बातें कर रहे हैं वो लोकल पॉलिटिक्स की तनाज़र से कर रहे हैं। ये हमेशा होती हैं लोकल पॉलिटिक्स में, एक दूसरे पे अदम एतमाद भी होता है। उनको लगता है कि बुज़दार साहब ने अपने हल्के में ज्यादा डेवलपमेंट करा ली, इनके हल्के में कम डेवलपमेंट करवाई। अभी एक और प्रोग्राम में भी ये मेरे साथ थे, वहां पे भी इनसे बातचीत हो रही थी। अगर ये किसी पे भी करप्शन का इल्जाम लगाएं, वो भले ख्वाजा साहब पे लगे, बुज़दार साहब पे या मेरे पे, उसके सबूत लाने पड़ते हैं। टेलीविजन पे सिर्फ कह देना कि बहुत ज्यादा करप्शन हो रही है और ये कह देना कि आदिल साहब आप तो जानते हैं, ये मुनासिब नहीं है। मेरे ख्याल में अगर ख्वाजा साहब के पास किसी किस्म के प्रूफ्स हैं तो वो प्रूफ्स लेके आए, वो बुज़दार साहब के सामने लेके आए, हमारे सामने लेके आए, प्राइम मिनिस्टर के सामने लेके आए। जरूर प्राइम मिनिस्टर तो हर बंदे की सुनते हैं, करप्शन के मामले के ऊपर हर बंदे के खिलाफ एक्शन लेते हैं, यहां भी एक्शन लेंगे, पहली बात। दूसरी बात जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की कि ये लोकल राइवलरी है, पॉलिटिकल लोकल इश्यूज हैं एक दूसरे के साथ। अगर ख्वाजा साहब MPA बन जाते, चीफ मिनिस्टर बन जाते, तो हो सकता है कि वहां पर जो दूसरे MPA साहबान हैं वो इनके बारे में ऐसी बात करते। तो ये पॉलिटिकल बयानात होते हैं, इनकी कोई ऐसा इतनी कोई संगीनी नहीं होती। ख्वाजा साहब हमारे लिए मोहतरम है और इंशाल्लाह चीजें आपको बेहतर होती नजर आएंगी आने वाले दिनों में। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ी सी बात कर लें, F9 पार्क का बड़ा मसला बना कि उसे गिरवी रखा जा रहा है, और उस पर टू बी ऑनेस्ट मतलब इससे पहले हुकूमतें ये कर चुकी हैं। पीपल्स पार्टी ने कराची एयरपोर्ट को रखा, फिर उसके बाद जो नून लीग की गवर्नमेंट आई, M1, M2, M3, आपकी गवर्नमेंट ने एक फैसला कर लिया, फिर उसके बाद एक भूंचाल सा आ गया जी, हर तरफ से आप पर तनकीद शुरू हो गई, आपने वो फैसला वापस लेके अब इस्लामाबाद क्लब को रख लिया है। तो मतलब उसमें लगा ये कि आपके स्पोक्स पर्सन जो हैं वो ठीक से डिफेंड भी नहीं कर पाए, और उन्हें पता ही नहीं था कि इससे पहले पीपल्स पार्टी भी कर चुकी है, नून लीग भी कर चुकी है। ये कैसे, किस लेवल पे ये फैसले हो रहे हैं, और क्यों फिर आपको जो सही फैसले होते हैं उसमें भी आप बैक ट्रैक कर जाते हैं, मतलब थोड़े से परेशान हो जाते हैं? देखिए, दो चीजें इसको ज़हन में रखिए। एक तो आपको याद होगा कि जैसे ये आया तो मैंने उसी टाइम इसका बताया कि कौन कौन सी जो मोटरवे है चकवाल तक, वो डिफरेंट मोटरवे के फेजेस, डिफरेंट एयरपोर्ट, डिफरेंट लेके आई। जरूरी नहीं होता सारे स्पोक्स पर्सन के पास ये इन्फॉर्मेशन हो सकता है किसी के पास टॉक शो में जब वो बैठे हो ना हो, लेकिन ये हमारा बयानिया चला गया था कि ये कोई अनहोनी या नई बात नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने और कैबिनेट ने समझा कि F9 पार्क जो है वो इसमें नहीं करना, तो उन्होंने एक फैसला दे दिया। दूसरी बात, आपने कहा आप पहले फैसले कर लेते हैं बाद में वापस कर लेते हैं। यहाँ पे आप ज्यादती करते हैं, यहाँ मीडिया ज्यादती करता है। मैं 10 बदस्त आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। प्रपोजल में
फॉर एग्जाम्पल आपके घर वाले आपका कहीं पर रिश्ता देख रहे हैं और आप अगले दिन आपकी शादी होगी, ये दो चीजों में बहुत फर्क है। आपका प्रपोजल हो सकता है 10 जगहों पे चला और शादी आपकी एक जगह पे हुई, तो मेरा ये कहना गलत होगा कि वो फलां जगह जहां आपके घर वाले गए थे वहां पे आपकी शादी हो गई या उन्होंने शादी कर दी थी आपकी वहां पर। तो प्रपोजल और होता है और हतमी डिसीजन और होता है। ये मैंने मिसाल आम लोगों के समझने के लिए दी कि फाइनेंस ने एक प्रपोजल दिया। बात ये है ना कि सिर्फ ये देखिए, सिर्फ ये एक डिसीजन नहीं है। प्रपोजल की अगर बात की जाए तो इकोनॉमी अगर हमारी ठीक है और आपका दावा यह है कि वो ट्रैक पर जा रही है, तो पहले तो यह है कि ये गिरवी रखने की फिर बातें ही ना की जाएं। अब परसेप्शन ये पैदा किया गया कि F9 का पार्क रख दिया गया, तो अब आपने जाके गलत जगह पे रिश्ता करना है, चाहे वो F9 का पार्क हो चाहे इस्लामाबाद क्लब हो, गिरवी रखने की जरूरत ही क्यों पेश आई? नहीं, वो तो आपको बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि गिरवी रखने की जरूरतें क्यों पेश आती हैं। यही तो हमारा आपसे पूछना है कि आप ये क्यों अवाम को नहीं बताते कि जब आपका कर्जा 8,000 से 30,000 अरब पे जाएगा तो ये मसले तो होने हैं। यही तो हम बताते हैं कि डॉलर डिवैल्यू क्यों हुआ आपका। अभी कहते हैं 11,000 अरब आपने भी कर्जा ले लिया, उसमें से 6,000 अरब तो आपका जो डेट सर्विसिंग जो आपको सूद देना पड़ रहा है उसके लिए लेना पड़ा है। हमें तो लेने की जरूरत नहीं थी वो कर्जा, जो गंद मार के गए थे उसका सूद वापस करने के लिए। नहीं डॉक्टर साहब, जितना कर्जा अभी तक आपने लिया उसमें से कितनी डेट सर्विसिंग हुई है और कितना आपने बाकी जगहों पे इस्तेमाल किया है कर्जा? जी, उसमें से 6,000 अरब जो है, 11,000 अरब टोटल कर्जा है जो ऐड हुआ है। 6,000 अरब जो है वो डेट सर्विसिंग में गया है। मीन PMLN और पीपल्स पार्टी के लिए हुए कर्जे पे सूद देना पड़ा है, नंबर 1। नंबर 2, 3,000 अरब रुपया जो है वो डॉलर की डिवैल्यूएशन। अब डॉलर की डिवैल्यूएशन क्यों हुई है? डॉलर की डिवैल्यूएशन, रुपए की डिवैल्यूएशन क्यों हुई है? रुपए की डिवैल्यूएशन इसलिए हुई कि आपने 8,000 से कर्जे बढ़ा के 30,000 कर दिए। आपने अपना करंट अकाउंट डेफिसिट, मीन मुल्क से डॉलर ज्यादा बाहर जाते थे, कम। टाइम हमारा खत्म हो चाहता है नाज़रीन, वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको इंडिया लिए चलेंगे जहां पर किसानों ने भरपूर एहतजाज किया है। आज दिल्ली के लाल किले से उन्होंने इंडियन परचम तक उतार दिया है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ये मनाजिर खुद को जमहूरियत का चैंपियन कहलवाने वाले मुल्क इंडिया के हैं, जहां किसानों ने दारुल हुकूमत नई दिल्ली पर चढ़ाई कर दी है। तारीखी मकाम लाल किला में भी सैकड़ों मुजाहिरीन जो हैं वो दाखिल हुए और किले की फसील पर लगे भारतीय झंडे को उतार कर सिखों के मजहबी झंडे निशान साहब को लहरा दिया गया है। गुज़श्ता 2 माह से दिल्ली की सरहदों पर हजारों किसान धरना दिए बैठे थे। इन एहतजाजी किसानों का मुतालबा यह था कि गुज़श्ता बरस सितंबर में लागू किए गए उन ज़री कवानीन को वापस किया जाए जिनके उनके मुताबिक उन्हें खदशा है कि उनके अपने अनाज के एवज मुनासिब दाम उन्हें नहीं मिल सकेंगे और मकामी मंडियों पर निजी ताजरों का कब्जा हो जाएगा। अहम बात यह है नाज़रीन कि आज इंडिया में यौम जमहूर मनाया जा रहा है, लेकिन किसानों की जानिब से निकाली गई ट्रैक्टर परेड नामी रैली और पुरतशद्दुद वाक़यात ने न सिर्फ इंडिया के यौम जमहूर बल्कि दिफाई परेड को भी मंजरनामे से गायब कर दिया है। गो के मोदी हुकूमत ने एहतजाजी सिखों की जो ट्रैक्टर्स परेड है उनको रोकने के लिए हर मुमकिन रुकावटों का बंदोबस्त किया था, लेकिन कैमरों में महफूज होने वाले मनाजिर से देखा जा सकता है कि यह तमाम बंदोबस्त तितर बितर हो गया। मुख्तलिफ रुकावटों को तोड़ते हुए इंडिया के हजारों एहतजाजी किसान नई दिल्ली में अपने ट्रैक्टरों समेत दाखिल हुए। इस दौरान पुलिस की जानिब से आंसू गैस के शेल फायर हुए, लाठीचार्ज किया गया जिससे एक किसान की हलाकत भी हुई, लेकिन किसानों ने रुकने का नाम ना लिया। कुछ इतलात ये भी वहाँ से मौसूल हो रही हैं कि इस तमाम मामले में भीड़ में 18 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। देखिए कि पूरी तरह से इसको ऑक्यूपाई कर लिया है किसानों ने और बड़ी तादाद में ये गाजीपुर की तरफ से इस रोड पर आ गए हैं।
किसान आगे बढ़ गए हैं, बैरिकेडिंग तोड़ दिए हैं और ये देखिए ट्रैक्टर निकल चुके हैं आगे, बैरिकेडिंग को तोड़कर ट्रैक्टर आगे निकल चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें यार न्यूज़ इंडिया पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर किसान इस तरफ आते हुए, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं अक्षरधाम मंदिर के पुल के पास से, जहां पर किसान अब आगे निकल चुके हैं, बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। आंसू गैस के गोले इन्हें नहीं रोक पाए हैं और जो बैरिकेडिंग जो पत्थर लगाए थे ट्रैक्टर से वहां पर तोड़कर आगे बढ़ चुके हैं किसान। ये देखिए लाइव तस्वीरें, और गाजीपुर बॉर्डर से 5 किलोमीटर आगे किसान दिल्ली की तरफ निकल चुका है। ये देखिए हुड़दंग बच चुका है, बैरिकेडिंग हटाते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। भारी हंगामा यहाँ पर हो रहा है। 26 जनवरी का ऐलान जरूर किया था किसान आंदोलन ने और उसी के चलते आगे बढ़ गए हैं किसान। ये देखो टीयर गैस शेल पुलिस ने चला दी है। यहाँ पे किसानों को आगे जाने से रोकने के लिए एक तरीके से पूरी तरह से ये जो कंटेनर है उसको हटाया गया है और रास्ता खोल दिया गया है। और इसी तरीके से एक एक करके जो किसान है, जो रास्ते को रोकने के लिए पुलिस ने प्रबंध किए थे, जो कोशिश की थी, उसको पूरी तरह से नाकाफी साबित करते हुए दिल्ली से जो ताज़ा तरीन इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक किसानों ने लाल किले को तो खाली कर दिया है, लेकिन अभी भी दिल्ली में मौजूद किसानों के ट्रैक्टर्स की तादाद हजारों में बताई जा रही है। और किसान इस रैली को किसानों की ताकत का मुजाहरा करार देते हुए इस वक्त तक नई दिल्ली ना छोड़ने पर मुसिर हैं जब तक मोदी हुकूमत काले कवानीन को वापस नहीं ले लेती। जो हमारी मांगे पूरी नहीं करेगा हम अब यहाँ पे ही डटे रहेंगे, लाल किले में ही रहेंगे। हमने अपना मन बना लिया, जिसने अपना मन बना लिया ना वो कुछ भी बना सके। हम ऐसे नहीं रुकते कि हमने पहले इसकी मेहनत दर्ला बहुत किया, सरकारों को पहले हम सरकार देते तो पहले कोर्ट में जाता केस। अभी भी आपके पास समय है, समय रहते सुधर जाइए, देश के किसान से माफी मांग लीजिए। और किसान सरकार को दिखाना चाहता है अपनी ताकत, उस सरकार को जो देश के किसान को या सड़कों पर ला गई है। जैसे मोदी जी के मन की बात है तो ये किसान के मन की बात है। मोदी जी तो अपने मन की बात निकाल देते हैं, ये किसान अपने मन की बात को मन में रखेगा। और आप इंतजार करिए समय का, मुद्दई चाहे लाख बुरा चाहे, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मोदी हुकूमत इन कवानीन में तरामीम और उन्हें 18 माह तक मुअत्तल करने की पेशकश तो कर चुकी है, लेकिन किसानों के बकौल वो इन कवानीन की मुकम्मल मनसूखी चाहते हैं। और अब मुजाहिरीन ने 1 फरवरी को इंडियन पार्लियामेंट तक पैदल मार्च का ऐलान भी कर दिया है, जब मुल्क का नया बजट पेश होना है इंडिया का। इसी पर नाज़रीन तफसीली बात करेंगे। BBC से वाबस्ता इंडियन जर्नलिस्ट रविंदर सिंह रॉबिन हमारे साथ इंडिया से मौजूद हैं। दिल्ली में ये तो हजारों किसान वहां पर थे, तो क्या किस तरह का गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, सिक्योरिटी फोर्सेस रेडी नहीं थी, और अब इस वक्त क्या सिचुएशन है दिल्ली की? दिल्ली अभी तो कंट्रोल में है, पहली बात ये है। दूसरा, जो तय प्रोग्राम था उनके एजिटेशन का, किसानों की वो एजिटेशन था, उनको एक रूट मैप दिया गया था, उनको टाइमिंग दिए गए थे और इनकी ऑर्गेनाइजेशंस ने उसी मुताबिक करना था। उसमें से 2 ऑर्गेनाइजेशन गालिबन 2 से 3 भी हो सकती हैं, लेकिन टोटल 40 ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें से 2 या 3 वो टाइमिंग और रूट जो तय थे उसको तोड़कर और अपनी जो उनकी ऑल पार्टी 40 बंदों की जो तय शुदा प्रोग्राम था उसको छोड़कर वो अलग से चल पड़े। और उन्होंने बैरिकेड्स भी तोड़े, टाइमिंग जैसे उनकी अगर 11 बजे निकलनी थी तो वो 8 बजे निकल पड़े। फिर वो लाल किले का तो कोई प्लान ही नहीं था, तो ये लोग लाल किले में भी पहुंच गए वहां पे ट्रैक्टर्स लेके। तो वो सारा जो अदरवाइज जो किसानों ने बाकी जगह पे जो अपने प्रोग्राम्स करने थे वो बहुत पीसफुली हुए हैं, पूरे इंडिया में पीसफुली हुए हैं। वो उन्होंने बहुत सारी जगह पे अपनी रूट से परेड निकाली है, लेकिन पर्टिकुलर ये वाला जो था जिसमें 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस
जिन्होंने बाद में कन्फेस भी किया कि वो अपनी 40 बंदों की ऑर्गेनाइजेशंस में से निकलकर उन्होंने ये काम किया। हालांकि बाद में जो 40 ऑर्गेनाइजेशंस जो किसानों की थी, उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि उनके प्रोग्राम्स में किसी ने इन्फिल्ट्रेशन की है, घुसपैठ की है। अच्छा, इसमें रविंद्र जी ये बताइएगा कि अभी इन्होंने जो बजट पेश होना है, पार्लियामेंट की तरफ मार्च का भी ऐलान कर दिया है, तो कितना बड़ा खतरा है ये ओवरऑल अमन व अमान के लिए इंडिया की, और ये क्या ये प्रॉब्लम पॉलिटिकली इतना बढ़ सकता है मोदी सरकार के लिए कि उन्हें मजीद जाके आगे प्रॉब्लम हो, ये पूरे मुल्क में, देश में फैल सकता है ये एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला? इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए, जो पंजाब और हरियाणा है, ये ऑलमोस्ट जो इंडिया की जितनी पैदावार होती है उसका 42% बाउल का शेयर इन दो स्टेट्स का है। ये नहीं है कि बाकी स्टेट्स के लोगों की शमूलियत नहीं हुई है इसमें। महाराष्ट्र से भी आए हैं, हिमाचल से भी, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार के कई लोगों से, कई स्टेट से इनके साथ लोग हैं। लेकिन सरकार का ये भी दावा है कि बहुत सारे किसान, उनको ये लॉ परमिसिबल है, इन लोगों को नहीं है। इसको लेके एक डिबेट का ये अलग से इशू है। दूसरा, जो आपने सवाल पूछा कि उनका एक दूसरा एहतजाज उन्होंने एक प्लान करके बताया कि वो पार्लियामेंट की 1 तारीख को जाएंगे। मुझे लगता है कि आज के एपिसोड इवेंट के बाद ये इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं किसान, जो मेरी किसानों से बात भी हुई है, वो इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि उनके बीच में से लोग क्यों टूटे और क्यों उन्होंने सैबोटेज किया या क्यों ये खराबी की। ये इसको लेके मुझे लगता है वो 1 तारीख के प्रोग्राम को दोबारा से रिव्यू करेंगे अभी, लेकिन वो इमीडिएटली इसका कोई फैसला सामने नहीं आया है। रविंद्र सिंह रॉबिन जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। दिल्ली से नाज़रीन सीनियर साफ़ी हैं, वहाँ के हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरह आपने देखा भी कि किसानों को लेकर जो मामलात हैं वो हाथ से निकलते जा रहे हैं और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।